स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हैलो अल्केन्स एंड हैलो एरीन्स, जिसमें हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कवर हो चुका है। और आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है। जैसे अगर कोई भी हैलो अल्केन जैसे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो कौन से प्रोसेस से रिएक्शन कर रहा है, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले उस मैकेनिज्म को सब पढ़ेंगे, उसके बाद कौन हैलो अल्केन जो है वो कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट दे रहा है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूजुअली जो हैलो अल्केन्स होते हैं वो मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन का भी बहुत सारे टाइप है, वो भी पहले से पढ़े हुए हो, लेकिन यहाँ पे जो फॉलो करता है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। मतलब सब्स्टिट्यूशन तो होगा, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो है वो निकल जाएगा कंपाउंड से और दूसरा एटम और ग्रुप ऑफ एटम कंपाउंड में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन वो कौन से फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा, वो इंट्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स पता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस में क्या है, हमारा प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर कोई स्पेसीज को हम न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग बोलेंगे, कब बोलेंगे, जब वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और उसके पास ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। इसमें भी दो मैकेनिज्म्स हैं, मतलब हैलो अल्केन्स जो फॉलो करता है, दो फॉलो करता है तो और भी वैरायटीज है, लेकिन हमें सिर्फ दो ही कवर करना है। पहला है SN1 और दूसरा है SN2। SN1 क्या है, SN1 है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ये इसका मैकेनिज्म है। ओके, और जो दूसरा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब SN1 को पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल जो है उसी के ऊपर हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन कौन से स्पीड में, किस स्पीड में प्रोसीड करता है, उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। डिटेल तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, रेट ऑफ द रिएक्शन वो डिपेंड करता है एक ही क्या कंपाउंड या एक ही स्पेसीज के ऊपर, जिसके लिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, और इन शॉर्ट हम उसको बोलते हैं SN1। ओके, अच्छा, तो ये जो SN1 मैकेनिज्म है, इसे अब हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हैलो अल्केन और अल्काइल हैलाइड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चीज आता है कि इसको कौन फॉलो करता है। यूजुअली मतलब अगर हम बोलना चाहे तो सारे हैलो अल्केन्स इसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यूजुअली कौन फॉलो करता है, यूजुअली फॉलो करते हैं टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, मतलब क्या है, जनरली फॉलोड बाय टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्राइमरी और सेकेंडरी इसको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन टर्शियरी जो है वो ज्यादा फॉलो करता है। ठीक है, टर्शियरी के केस में ये रिएक्शन फर्स्टर होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज क्या है, सेकेंड है कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होता है। लिख लेते हैं, क्या है, 2 स्टेप। यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, यूनिमॉलिक्यूलर है लेकिन कितने स्टेप में हो रहा है, 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हो गया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमें किस टाइप का सॉल्वेंट चाहिए। ये तो पता है, अगर रिएक्शन कैरी आउट करना है तो कोई ना कोई सॉल्वेंट तो चाहिए। तो यहाँ पे हम जो सॉल्वेंट लेंगे वो होगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या है सॉल्वेंट का टाइप, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
इसका मतलब क्या है? पोलर मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन रहना चाहिए। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स में क्या रहता है? वाटर ले सकते हैं और दूसरे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ अल्कोहल भी हो सकता है। हम वाटर को लेके देखेंगे, ठीक है। तो वाटर के केस में पोलर मतलब क्या? ऑक्सीजन है, दो साइड में दो हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ? चार्ज का सेपरेशन रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? एप्रोटिक नहीं, प्रोटिक है। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन रहना चाहिए। प्रोटॉन कैसे रहेगा? जैसे H2O है, H2O अगर डिसोसिएट होगा वो क्या देगा? H प्लस एंड OH माइनस। ये जो H प्लस है वो क्या है? प्रोटॉन है। तो हमें जो सॉल्वेंट लेना है वो पोलर नेचर का होना चाहिए और वहां पे एक प्रोटॉन भी रहना चाहिए, तभी जाके हम उसको बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा वो है जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसका टाइप क्या होता है। ठीक है, टाइप मतलब यहाँ पे दो टाइप का हो सकता है कंपाउंड फॉर्मेशन। एक हो सकता है रिटेंशन, दूसरा हो सकता है इन्वर्शन। अब ये रिटेंशन क्या है, ये इन्वर्शन क्या है, हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, रिटेंशन मतलब स्ट्रक्चर जैसे था, जो ग्रुप जहां अटैच हुआ था पहले, अभी भी वहीं पे वही ग्रुप अटैच होगा। और इन्वर्शन कंपाउंड मतलब जहाँ पे जो ग्रुप था अभी वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब मिरर इमेज बन जाएगा। अभी करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ओके, और ये जो पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट है ये क्यों ले रहे हैं वो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स लेके। लिख लो, इसको मिटाएंगे। हो गया? इसका जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 होता है जेनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होता है। कार्बोकैटायन मतलब एक कोई भी अल्काइल ग्रुप रहेगा, कुछ रहेगा, लेकिन कार्बन का चार्ज क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इन जनरल एक लेके देखते हैं। मान लो C है, एक जगह पे हाइड्रोजन, एक जगह पे एक अल्काइल ग्रुप R, फिर और एक अल्काइल ग्रुप R-। ठीक है, और R-डैश क्यों ले रहे हैं? सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी करके ले सकते हैं। अगर तीनों डिफरेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो मतलब हमारा यहाँ पे जो कार्बन निकलेगा वो कायरल कार्बन हो जाएगा, सारा ग्रुप अगर अलग हो गया। ठीक है, तो हम इन जनरल कॉन्सेप्ट एक लेके अभी चल रहे हैं। कहीं पे H लगा है, R लगा है, R-डैश लगा है, और क्योंकि अल्काइल हैलाइड है तो हाइड्रोजन लगना तो कंपलसरी है। हो गया? तो ये है हमारा टर्शियरी, ये हमारा इंजनल एक अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अच्छा, इसको हम रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे हमें क्या लेना है? सॉल्वेंट लेना है। तो यहाँ पे हम कौन सा सॉल्वेंट लिए हैं? वाटर लिए हैं। तो होगा क्या? ये तो पता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो उसका टेंडेंसी रहता है कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जो हाइड्रोजन एटम में उसके तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हो जाता है। इससे हाइड्रोजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ओके, तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा? कार्बन के पास H, R-डैश, और यहाँ पे रहा पॉजिटिव चार्ज प्लस X माइनस, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला ये, और ये हमारा बन गया कार्बो
ओके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये वही कॉन्सेप्ट है, मतलब इन जनरल हम एक को लेके कर रहे हैं। अभी हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर नहीं आ रहे हैं, इन जनरल इसको लेके कर रहे हैं, ठीक है। कि जैसे नॉर्मली एक हाइड्रोजन था, वो पहले निकल गया और जगह खाली हो गया, और यहाँ पे जो कार्बन था वो पॉजिटिव चार्ज बन गया उसका, ओके। और अगर उसका स्टेप 2 लेंगे, विदाउट गोइंग इनटू स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर उसका स्टेप 2 लेंगे, स्टेप 2 में क्या होगा? जो स्टेप 2 होता है वो होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, उसका चार्ज नेगेटिव रहेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कौन किसके पास चार्ज इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? H2 लिए हैं हम सॉल्वेंट, तो वो क्या देता है? H+ देता है, OH- देता है। तो हमारा जो OH- है वो अभी न्यूक्लियोफाइल है। अभी वो जो जगह खाली है वहाँ पे X जो हाइड्रोजन निकला उस जगह पे OH को इंट्रोड्यूस होना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कौन सा चीज है? ये कार्बोकैटायन है, CHR। यहाँ पे रहा पॉजिटिव चार्ज। अटैक कौन करेगा? OH- अटैक करेगा, ठीक है। अटैक करने के बाद क्या होगा? ये आके ये पोजीशन ले लेगा, CHR, यहाँ पे OH आके इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ऐसा समझ में, ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, हम लोग ये किसके लिए कर रहे हैं? फॉर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में ये SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में SN2 फॉलो होता है। अच्छा, SN1 कहाँ पे फॉलो होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो खुद से अटैक नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? वो पहले रहेगा, खुद से वो जगह को खाली होने देगा। हाइड्रोजन निकल गया, जगह खाली हो गया, अभी वो आके आराम से, क्योंकि वीक है उसका उतना पावर है नहीं, अभी वो आके आराम से खाली जगह पे अपना अटैच हो जाएगा, ठीक है। वो खुद से अटैक नहीं करता। आया समझ में? इसको लिख लो। हो गया? मिटाते हैं। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट था SN1 मैकेनिज्म को समझने के लिए। अभी उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर चलते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब कौन सा ग्रुप कहाँ पे अटैच है और रिएक्शन होने के बाद वो कौन सा ग्रुप कहाँ जाता है, ओके। तो पहला तो है स्टेप 1, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन है यहाँ पे। तो C जो पहले वाले कंपाउंड लेते अभी भी वही वाला लेंगे। C एक साइड में हाइड्रोजन है और एक साइड में हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे R लगाए हैं और यहाँ पे R' लगाए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा साइड में लाते हैं, यहाँ पे R' लगाए हैं, ओके। ये क्या है? ये जो X और हाइड्रोजन में हमने स्ट्रेट लाइन दिया है, इसका मतलब ये दोनों एक प्लेन में है, ठीक है। डैश पोजीशन में R है, डैश पोजीशन मतलब वो प्लेन के दूसरे साइड में है, मान लो कि अंदर के साइड में। ये है वेज, वेज पोजीशन में R' है। वेज मतलब यहाँ से प्लेन से बाहर का पोजीशन। ये मान लो कि ये जो बोर्ड है वो एक प्लेन है, इस बोर्ड में हाइड्रोजन है स्ट्रेट लाइन में, इसी बोर्ड में क्या है? X है, हाइड्रोजन भी है। लेकिन जो डैश पोजीशन में है R वो बोर्ड के उस साइड में अंदर के साइड में है, और जो वेज है R' वो बोर्ड के बाहर के साइड में है। मतलब 3 डायमेंशनली हम उसको देख रहे हैं। ये हो गया हमारा एक प्लेन, यहाँ रहा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और इसके दूसरे साइड में क्या है? ये दूसरा साइड वो डैश पोजीशन है जिसमें R है, और प्लेन के इस साइड में बाहर के साइड में हमारा जो वेज पोजीशन है, मतलब वेज मार्क जो दिए हैं वो बाहर के साइड में है और वो है R'। ऐसे 3 डायमेंशनली समझना है, एक प्लेन, ये उसके अंदर का, ये उसके बाहर का। आगे समझ में?
तो ये है हमारा अल्काइल हैलाइड। अभी क्या करेंगे, अभी सॉल्वेंट लेंगे। कौन सा सॉल्वेंट लेना है हमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। यहाँ किस केस में हम क्या लिए हैं? वाटर लिए हैं। अभी इन जनरल जैसे हाइड्रोजन के ऊपर क्या रहेगा? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। उसके बाद क्या बचा? उसके बाद जो चला गया वो हो गया प्लस एक्स माइनस, वो निकल गया। ठीक है, बचा हमारे पास क्या? कार्बन बचा। जो कार्बन मतलब कार्बन का जो कार्बोकैटायन है वो बचा, लेकिन उसका जो प्लेन था वो अलग अलग था। ठीक है ना? तो अभी क्या करेंगे, जब भी कोई अटैच है, ऐसे अटैच है, तो यहाँ पे ग्रुप सब डिफरेंट पोजीशन में है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा वो कंपाउंड से, अब सब एक ही प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब बीच में कौन रहा? कार्बन रहा, और एक साइड में हाइड्रोजन रहा, एक साइड में R, एक साइड में H रहा, और ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन। ओके, आया समझ में? ठीक है, तो हम पहले में क्या पढ़े थे? जस्ट डायरेक्टली निकल जा रहा था, लेकिन इनका पोजीशन में स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहा था वो हम नहीं पढ़े थे। अभी हमने देखा कि पहले 3 डायमेंशनल था, और अभी क्या हो गया, कार्बोकैटायन जो है वो सब सारे एक ही प्लेन में आ गए। ओके, तो इसको भी बनाना है, इसको बना लो। जब वो एक प्लेन में आ जाते हैं ना, तो इसको ट्राइगोनल प्लानर बोलते हैं। ट्राइगोनल प्लानर कार्बोकैटायन। ओके, करो। हो गया स्टेप 1 का कंप्लीट। आया समझ में? तो मिटाते हैं। अभी क्या होगा? स्टेप 2 में क्या था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोकैटायन जो है, पहले उसको बनाएंगे। हाइड्रोजन R डैश प्लस, यहाँ पे कौन अटैक करेगा? अभी न्यूक्लियोफाइल क्या है अभी हमारे पास? OH माइनस। ठीक है, तो अभी OH माइनस से इन जनरल ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि अभी इन जनरल सारा चल रहा है, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल लिख लेते हैं। ओके, तो अभी क्या करेंगे? अभी इसको अटैक करेंगे, लेकिन ये अटैक कैसे करेगा? यहाँ पे उसको अटैक करने के लिए उसके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आइदर वो फ्रंट अटैक करेगा और वो बैक अटैक करेगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन लिख लेते हैं। आइदर फ्रंट अटैक और बैक अटैक। ठीक है, तो अगर फ्रंट अटैक करेगा मतलब यहां से आएगा। अगर वो फ्रंट अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होता है? रिटेंशन कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। रिटेंशन कंपाउंड मतलब जैसे था वैसे। ठीक है, अच्छा, एक चीज अभी जानने की जरूरत है कि यहाँ पे ऐसे है, अगर कुछ आ रहा है तो वो अपना शेप चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक अम्ब्रेला होता है, उसको हम खोल के रखेंगे, कहीं से आंधी तूफान आ रहा है तो वो क्या करेगा? उल्टा हो जाएगा। तो जिस साइड से न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में जैसे हो सकता है वो अपना अरेंजमेंट करते हैं। कौन? जो पहले से लगे हुए हैं, जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, जो साइड में आते हैं उस साइड में नहीं आएंगे, वो अपने ऑपोजिट साइड में उसको अब खुद को अरेंज कर लेंगे। तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक करता है तो कार्बन के साथ कौन रहेगा? न्यूक्लियोफाइल रहेगा। ऊपर हाइड्रोजन जैसे था वैसे रहेगा। डैश पोजीशन में कौन था? R था। वेज पोजीशन में R डैश था ना?
हम जो पहले वाले लिए थे ऐसे फॉर्म में लिए थे, तो वहाँ पे जैसा स्ट्रक्चर था यहाँ पे वैसे ही स्ट्रक्चर है। वहाँ पे X था, यहाँ पे X चला गया है, कौन आ गया है, न्यूक्लियोफाइल आ गया है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिटेंशन कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर बैक अटैक करेगा, बैक अटैक मतलब यहाँ से अटैक करेगा, अगर यहाँ से अटैक करेगा फिर अकॉर्डिंगली इन लोगों का पोजीशन भी चेंज हो जाएगा जैसे बताए थे। अभी क्या होगा, अभी जो था उसका ऑपोजिट आ जाएगा, मतलब कार्बन ऐसे था, न्यूक्लियोफाइल कहाँ लगेगा, इस साइड में, ऑपोजिट साइड में। हाइड्रोजन जैसा था वैसा रहेगा। अभी डेस पोजीशन में कौन है, आर, वेज में आर डैश। जैसे पहले था, ये ऐसे पहले था, उसका ये ऑपोजिट साइड जैसा हो गया, जैसे मिरर इमेज जैसा हो गया। जैसे यहाँ पे था लेफ्ट में जो था वो सब राइट को आ गया है, ऐसे होता है ना मिरर इमेज। ठीक है, तो ये क्योंकि उल्टा हो गया है इसको हम बोलेंगे इन्वर्शन कंपाउंड। ऐसा समझ में क्या हुआ, ये इन्वर्शन कंपाउंड। ठीक है, तो ये था हमारा SN1 मैकेनिज्म के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसका इन जनरल। तो पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल लेके करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। ओके, लिखो इसे। ओके, मिटाते हैं। स्टेप 1, अच्छा हमें रिएक्शन किसके बीच में करना है, रिएक्शन करना है CH CH3 C2H5 Cl प्लस यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं OH माइनस, इसके बीच में रिएक्शन करके देखना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में स्टेप 1 स्टेप 2 करके करेंगे। स्टेप 1 पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे अभी पूरा डायरेक्टली जैसे स्टेरियोकेमिस्ट्री को लेके ही करेंगे। तो कार्बन के एक साइड में हाइड्रोजन, एक साइड में क्लोरीन। डैश पोजीशन में कौन आया, CH3। वेज पोजीशन में कौन है, C2H5। ठीक है, C2H5 मतलब CH2CH3, पहले CH2 अटैच होगा फिर CH3। अच्छा, अभी कार्बन अपना क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, लेने के बाद क्या बना, CH, यहाँ पे डैश पोजीशन में CH3, वेज में C2H5, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन प्लस Cl माइनस निकल गया। ठीक है, तो अभी निकल गया, जगह खाली है, अभी कौन आके अटैक करेगा, OH माइनस। तो सॉरी, ये तो कार्बोकैटायन है ना, तो अभी ट्राइगोनल प्लैनेट वाला बनेगा। ट्राइगोनल प्लैनेट वाला बनेगा, एक ही प्लेन में आ गया। नेक्स्ट स्टेप 2, स्टेप 2 में हाइड्रोजन CH3 C2H5। ठीक है, इसके पास कौन अटैक कर रहा है, OH माइनस। तो इसके पास अभी दो ऑप्शन है, जैसे पहले पढ़े थे, क्या ऑप्शन है, आइदर फ्रंट अटैक करेगा और बैक अटैक करेगा। ओके, अगर फ्रंट अटैक कर रहा है तो हमें रिटेंशन कंपाउंड मिलेगा, जैसे था वैसे ही मिलेगा। क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे डैश पोजीशन में कौन है, CH3, वेज में C2H5, और कौन सा ग्रुप अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, OH, और ये है हमारा रिटेंशन कंपाउंड। हो गया। नेक्स्ट बैक अटैक करेगा तो उनका पोजीशन भी चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा। अभी क्या होगा, ऊपर रहा हाइड्रोजन और यहाँ पे डैश में रहा CH3, वेज में C2H5, और यहाँ पे बैक साइड से कौन अटैक किया, OH,
और ये हमारा बन गया इन्वर्शन कंपाउंड। ओके, आया समझ में अच्छे से? क्लियर है? पहले कर लिए थे इन जनरल, अभी हम ग्रुप और एटम को प्लेस करके एग्जांपल के साथ हमने कर लिया। ओके, तो ये हमारा डिटेंशन कंपाउंड और इन्वर्सन कंपाउंड हमें मिल गया। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? इस स्टेप 1 में जो क्लोरीन था वो निकल गया ना, और स्टेप 2 में OH माइनस आके यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? जैसे OH माइनस में माइनस चार्ज है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है, और जो Cl माइनस था जो निकला उसमें भी माइनस चार्ज है, नेगेटिव है, वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्टेप 2 में OH माइनस क्यों अटैक कर रहा है? स्टेप 2 में Cl माइनस अगेन अटैक क्यों नहीं कर रहा है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, हम स्टार्टिंग आंसर क्या होगा? हम स्टार्टिंग से पढ़े हैं कि SN1 मैकेनिज्म कौन फॉलो करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल फॉलो करेगा, क्योंकि ये वीक है और क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ही तो आके फिर से अटैक करना चाहिए ना, है कि नहीं? तो क्यों वो अटैक नहीं कर रहा है? वो नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? उसमें पोलरिटी डेवलप हुआ है ना, वो क्या करेंगे, जो Cl माइनस निकला, वाटर हम क्या लिए हैं? सॉल्वेंट लिए हैं, तो जाहिर है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये Cl माइनस को वो सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सराउंड करके रख लेंगे। H HO HHO ये क्योंकि नेगेटिव है, तो सारा जो डेल्टा पॉजिटिव वाला है वो उसके पास ही रहेगा। ऑक्सीजन का तो डेल्टा माइनस है, वो दूर में ही रहेगा। तो जो क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकला जो स्पेसिस, उसको कुछ वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके रख लेंगे। उसको सराउंड करके इसलिए रखेंगे ताकि वो अगेन जाके इस जगह पे अटैक ना करे। ठीक है, तो वो यहाँ से निकल गया और निकल के वो उन्होंने उसके ऊपर एक सर्कल जैसा करके उसको ब्लॉक कर दिया, और अभी वो अटैक नहीं कर सकता। अभी फ्री कौन बचा है? अभी फ्री OH माइनस है, इसीलिए ही वही अटैक करेगा। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट चीज, ये हम बोले कि मेनली टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करता है क्या? SN1 मैकेनिज्म, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ टर्शियरी करेगा, प्राइमरी भी कर सकता है, सेकेंडरी भी कर सकता है। लेकिन अगर हम मान लिए टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो कर रहा है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं, तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या होता है? एक साइड में हाइड्रोजन एटम लगेगा कार्बन का, और 3 साइड में 3 ठो अल्काइल ग्रुप लगेगा। अगर सिर्फ 3 ठो अल्काइल ग्रुप लगना है तो वो अलग बात है, लेकिन वो तीनों अल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग हो गए, डिफरेंट रहा, तो उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे कार्बन है, एक साइड में क्लोरीन लग गया, एक में H है, एक में CH3, एक में C2H5। अभी ये कार्बन 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पढ़े हुए हो पहले से, ये है हमारा कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर कोई भी कायरल और एसिमेट्रिक कार्बन एटम रहता है तो वो क्या कर सकता है? इट इज कैपेबल ऑफ एक्जिबिटिंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट कर सकता है, वो भी पढ़े हुए हो, कुछ दिन पहले ही पढ़े थे। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है? वो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। कैसे? आइदर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। ओके, अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो उसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस और डी आइसोमर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए तो उसको क्या बोलेंगे? लेवो रोटेटरी सब्सटेंस और एल आइसोमर। अगर जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पे ले रहे हैं वो कायरल कार्बन एटम कंटेन करता है, उस केस में यहाँ पे जो रिटेंशन कंपाउंड और इन्वर्शन कंपाउंड हम लिख रहे हैं, उस केस में यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे डी आइसोमर बनेगा और उसके साथ एल आइसोमर बनेगा। कौन से केस में? अगर कायरल कार्बन एटम रहा तो।
ठीक है, मतलब 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम रहा तो। अगर सारे ग्रुप डिफर नहीं करते तो वो तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, एल आइसोमर डी आइसोमर क्या है फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जस्ट हम बोल सकते हैं रिटेंशन कंपाउंड है इन्वर्शन कंपाउंड। ओके, तो डी एंड एल आइसोमर अगर हो गया उसका एक मिक्सचर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रेशिमिक मिक्सचर। तो पता ही है 11th में पढ़े हुए हो, डी आइसोमर और एल आइसोमर अगर मिक्स होकर इक्वल अमाउंट में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको रेसिमिक मिक्सचर बोला जाता है, लेकिन कंप्लीटली रेसिमिक मिक्सचर हो नहीं पाता क्योंकि जरूरी नहीं कि यहाँ पे जो रिटेंशन और इन्वर्शन कंपाउंड या डी और एल आइसोमर फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली 50-50% होगा। ठीक है, एग्जैक्टली 50-50% नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, फिर भी हम उसको रेसिमिक मिक्सचर बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है, सबको समझ में आया? लिखो इसे। मिटाते हैं। अच्छा, हमारा स्टेप 1 में क्या निकल रहा है, कार्बोकैटायन निकल रहा है। ठीक है, सिर्फ कार्बोकैटायन के ऊपर ही डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट रिएक्शन। ठीक है, और क्लोरीन के साथ हमारा कुछ है नहीं क्योंकि वो तो निकल गया। अच्छा, अभी एक चीज और देखेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब बोले कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कौन सी स्पीड में वो प्रोसीड करता है उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। उसमें क्या होगा, अगर कोई भी रिएक्शन, यूजुअली जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं मल्टी स्टेप भी हो सकते हैं, मोर देन 1 स्टेप में फॉलो करते हैं। अगर कोई एक स्टेप में फॉलो रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है तो उसी को ही हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मान लेंगे कि उसी स्टेप से ही हम रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई केमिकल रिएक्शन मल्टी स्टेप है, एक से ज़्यादा स्टेप फॉलो करता है, तो उसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप है रिएक्शन का, स्लोएस्ट स्टेप वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, जो स्लोएस्ट स्टेप है, ये है डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। स्लोएस्ट स्टेप वो क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, और हमारा जो ये वाला रिएक्शन है SN1 का 2 स्टेप का रिएक्शन, यहाँ पे जो स्टेप 1 होता है वही हमारा स्लोएस्ट स्टेप यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, हो गया ये वाला। अच्छा, यहाँ पे स्टेप 1 में क्या निकल रहा है, जो तो क्लोरीन तो निकल के चला गया, उसके साथ कुछ मतलब है नहीं। कौन बचा है यहाँ पे, कार्बोकैटायन बचा है। तो वो जो कार्बोकैटायन है उसी के ऊपर क्या हमारा जो अल्काइल हैलाइड है उसी के ऊपर ही हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इन जनरल ले लेते हैं Rx, जो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं उसी के ही कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं, जितना मास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, रेट प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास बोलते हैं उसको, एक्टिव मास ऑफ अल्काइल हैलाइड, जितना मास क्या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकलता है, इसका जो पावर होता है वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। पावर 1 है तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो 1 है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो है वो भी 1 है, इसलिए तो हम यूनिमॉलिक्यूलर लिखे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी 1 हो गया। नेक्स्ट, रेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेट और भी डिपेंडेंट होता है ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन निकला है ना स्टेप 1 में, कौन सा कार्बोकैटायन निकलता है उसका स्टेबिलिटी क्या है उसके ऊपर भी रेट डिटरमाइन होता है।
ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन तो पता है ये क्या होता है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। उसी तरह रेट ऑफ द रिएक्शन में किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है, और इसके आगे जाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मिथाइल ग्रुप अगर रहेगा, मिथाइल का कोई हैलाइड हो गया तो वो लास्ट में आएगा। क्लियर है, लिख लो इसको। ओके, हो गया, आया समझ में। तो यहाँ पे जो हमारा SN1 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो यूनिमॉलिक्यूलर, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म। ठीक है।